स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपको सपोर्ट करने के लिए। और आज की बाहर लाई है नीट के पीवाईक्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही डील कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का जो मेन एजेंडा है वो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस का है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कुछ अच्छे भी हैं, अच्छे मतलब डिफिकल्ट भी हैं। ऑल्दो नीट में बहुत डिफिकल्ट महंगे सवाल नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। कम समय में एक्यूरेसी से सारे सवालों को सही करने पर नीट में सिलेक्शन होता है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने वाले बच्चे बहुत फायदा नहीं उठाते नीट में, स्पेशली नीट में। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरी बहुत डिटेल में याद होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और कैलकुलेशन में डिफिकल्ट नहीं होती। नीट के पीवाईक्यूज जब आप लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्लासरूम में पढ़ाया गया लेक्चर ही मच मोर देन सफिशिएंट है चीजों को निपटा लेने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पीवाईक्यूज की कहानी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन श्री गणेश करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। आइए साहब खेलते हैं इस पहले सवाल पे। क्या कह रहा है? 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. ठीक? If 25% of charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes what? सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि आपके पास प्लस Q चार्ज है और आपके पास माइनस Q चार्ज है और कुछ डिस्टेंस उनके बीच की है, वो हमें पता नहीं है तो हम उसे d मान लेते हैं। डिस्टेंस है d। ये A चार्ज था, ये B चार्ज था, क्योंकि सवाल में A को प्लस Q और B को माइनस Q कहा गया। ऑल्दो कैपिटल Q कहे गए हैं तो हम कैपिटल Q ही लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। कैपिटल Q ये। और आज की तारीख में इन पे फोर्स कितना होगा? तो इन पे जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q होल डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अब कह रहा है कि 25% ऑफ चार्ज ऑफ A, 25% ऑफ चार्ज ऑफ A, यानी A का चार्ज निकालकर B को देना है। 25% का मतलब होता है 1/4। ध्यान से सुनो, Q/4 फ्रॉम A टू B जा रहा है। तो इसका मतलब नया चार्ज जो A पर बचेगा, अब जो A पर नया चार्ज है वो कितना है? वो है, पहले था Q और Q/4 निकाल दिया। ठीक। B पर कितना चार्ज है? पहले था -Q और Q/4 इसमें ऐड कर दिया, ये नए चार्ज है। फिर दोबारा उतनी डिस्टेंस पर रख दिया, यानी कि आज की तारीख में Q माइनस Q/4 और माइनस Q प्लस Q/4 फिर से कितनी डिस्टेंस पे आ गए बेटा? d डिस्टेंस पे। आज की तारीख में इन पे जो फोर्स है वो F' बोल देते हैं और इस F' के फॉर्मूले पर विचार करते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला वाला चार्ज अगर आप देखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3Q/4 और दूसरा वाला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये लिखा जाएगा -3Q/4। माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि यहां पर अट्रैक्शन होना है, वहां भी खैर अट्रैक्शन ही था। तो 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन d स्क्वायर, ये F'। तो नई वाली फोर्स कितनी है? दोनों का रेशियो ले लेना चाहिए। F'/F बिकम्स व्हाट? ध्यान से F' की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर और चार्जेस कितने हैं? 3Q/4 इंटू 3Q/4 होल डिवाइडेड बाय F की वैल्यू देखो वहां लिखी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर और फिर पहले Q और बाद में भी Q। तो ये दिखना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा कि बच्चों ये टर्म तो कट जाएगा। ठीक, जो तुम्हारे पास बचेगा वो होगा F'/F इक्वल टू, आप देखें इसे क्या लिखा जा रहा है? दिस इज 339
क्यू स्क्वायर बाय 16 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ये कट जाएगा। एफ डैश की वैल्यू आएगी 9/16 इंटू एफ। 9/16 इंटू एफ, चमकदार सी, ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सवाल है, आप सोचे थे बोर्ड लेवल क्वेश्चन, इससे ऊपर की इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। सपोज, ऐसा है, ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा मान लो कि ऐसा होता, तो ऐसा अगर होता तो कितने से स्लाइटली डिफर करता। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, क्योंकि माइनस लिखना है तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है, और दूसरे पर जो चार्ज है वो ई प्लस डेल्टा ई है। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो ई प्लस डेल्टा ई है। ये इंपॉर्टेंट बात है। चीज है, ये प्रोटॉन पर है और ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन पर है। आपको ये यहीं से समझना है। इफ द नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम प्लेसमेंट, ठीक है, कह रहा है कि जो दोनों फोर्स एटम, दो एटम्स हाइड्रोजन के ले लिए गए और दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, जो डिस्टेंस उन एटम के साइज से बहुत बड़ा है और नेट फोर्स मिलाकर 0 हो जा रहा है, तो डेल्टा ई किस ऑर्डर का होगा। कुल मिला के कहने का अर्थ ये निकल के आ रहा है कि आपके पास एक एटम ऐसे है और एक एटम ऐसे है, ठीक। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो d है। ये है d, ठीक। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। ये E प्लस डेल्टा E है और ये भी E प्लस डेल्टा E है। और अगर हम इसके रेडियस को r मान लें तो क्वेश्चन में पहले से ही प्रोवाइडेड है कि d बहुत बहुत बड़ा है r से, यानी कि जब भी कभी चार्ज से बहुत डिस्टेंस पर फोर्स निकालनी हो तो वो चार्ज हमारे लिए पॉइंट चार्ज की तरह बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा एटम पॉइंट चार्ज बन गया है। और पॉइंट चार्ज का अगर नेट चार्ज निकाला जाए तो वो होगा E प्लस डेल्टा E, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो कट जाएगा, तो आएगा डेल्टा E, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। रिपल्शन हो रहा है। यही डेल्टा E प्लस का हमारे पास यहाँ भी क्यू नेट आएगा, ठीक है मेरी बात, जवाब है हाँ। अब ये कह रहा है कि इनका जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मिलाकर 0 हो रहा है। तो आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो रिपल्शन का है। क्यों रिपल्शन का है? क्योंकि दोनों के दोनों जो चार्जेस है, नेट चार्जेस, वो पॉजिटिव है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बाय डिफॉल्ट अट्रैक्टिव होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर किसी एक पर या दोनों पर नेट फोर्स 0 होनी, तो 0 होने का एक ही शर्त है कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन्हें आपस में बराबर करना पड़ेगा। बराबर कर लीजिए, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, उसके बाद डेल्टा E इंटू डेल्टा E, क्योंकि आपको चार्जेस लिखने थे Q1 Q2, Q1 Q2, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज नहीं लिखेंगे, जो टोटल चार्ज है वो लिखेंगे, अपॉन बीच का डिस्टेंस d²। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी सब जानते हैं, Gm1m2 अपॉन r²। बेसिक आइडिया ये है कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए दोनों के मासेस सेम रहने वाले हैं। अब देखिए डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आंसर आने वाला है, क्योंकि वो कट जाएगा। अब डेल्टा E स्क्वायर कर दीजिए और लिखिए इसे 4πε0 Gmm, ठीक। और अगर आप यहाँ से डेल्टा E निकालने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में चला जाएगा, एंड दैट वुड बी 4πε0 Gmm। 4πε0 की वैल्यू होगी 1/9 × 10⁻⁹, G की वैल्यू होगी 6.67 10⁻⁻11, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन के मास को तो ऑल्दो इग्नोर ही कर देते हैं, इसके पास एक प्रोटॉन है, एंड दैट इज 1.6 10⁻⁻27, और यही चीज दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी 10⁻⁻27 किलोग्राम्स में। ये वैल्यू आ गई। आप इन सब को थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, रूट वूट लगाएंगे और जो कुछ करना है करेंगे, तो
तो जो आपका आंसर आएगा डेल्टा ई का वो आंसर आएगा 10 टू पावर माइनस 37 कूलम्स में, 10 टू पावर माइनस 37 कूलम्स में। बस इसको सॉल्व करना है, डेटा मैनेज करना है और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लगा देना, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सस्ता सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है। ये चीज थोड़ी सी नई है, ये बिल्कुल नया टाइप का सवाल है और अच्छा है, बढ़िया। 2017 में पूछा गया, डिफिकल्ट नहीं है। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं, एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किए गए हैं, मासलेस स्ट्रिंग्स हैं और दोनों की जो लेंथ है वो l है। इनिशियली वो किसी डिस्टेंस पे है, जो इनिशियल डिस्टेंस d है वो इस l से बहुत छोटी है और वो किसी दूरी पर है। उसका कारण है कि वो रिपल्शन है। बेसिकली ये पेंडुलम प्रॉब्लम है, हमने लेक्चर्स में भी की है अपने। द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहीं से सवाल बनेगा। कह रहा है कि दोनों के दोनों जो स्फीयर्स हैं उनमें से चार्ज लीक होने लग गया है, यानी चार्ज निकलने लग गया है, लगातार चार्ज कम होने लग गया है। चार्ज कम होने का मतलब ये है कि आपको कह रहा है कि dq by dt आ गया है और dq by dt ऑल्दो नेगेटिव है क्योंकि चार्ज लगातार लीक हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है वो चीज कांस्टेंट है। यानी अगर एक सेकंड में 1 माइक्रोकूलम चार्ज कम होता है तो हर सेकंड में 1 माइक्रोकूलम चार्ज कम होता है, ये रेट कभी चेंज नहीं होता। dq by dt नेगेटिव है और कांस्टेंट है, ये बोला। As a result, the spheres approaches each other with a velocity v, then v varies as a function of distance x between the spheres as। तो कॉमन सेंस से पास आएंगे तो उनकी कोई वेलोसिटी होगी और क्योंकि चार्ज बदल रहा है तो फोर्स बदल रहा है, फोर्स बदल रहा है तो एक्सेलरेशन बदल रहा है और वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी x के साथ कैसे चेंज होगी ये बताना है। यानी हमें v का ऐसा फंक्शन इस सवाल में बनाना है जो कि x के टर्म में हो और पता चल जाएगा कैसे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाना सबसे जरूरी है। आइए देखिए चित्र कैसे बनता है। बड़ा साधारण सा सवाल है, विचार करने वाला है और काफी कुछ सिखाता भी है क्वेश्चन। मैथमेटिक्स भी थोड़ी सी देखे जाएगा और काम की बातें सिखा कर जाएगा। ऐसा है कि शुरुआत तो दी हुई है कि डिस्टेंस इन लोगों के बीच की d थी। मुझे स्टार्टिंग के डिस्टेंस से मतलब नहीं है, मुझे इस डिस्टेंस से मतलब है जो अभी एक दूसरे से बीच में। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है, तो हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, होने दो सेपरेशन, बढ़िया है। ये आ गया, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक। इस वर्टिकल लाइन से ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है क्योंकि इनके मासेस बराबर दिए गए हैं। और यहाँ पे एक बॉब द बिल्डर लटका हुआ है, यहाँ भी एक बॉब द बिल्डर लटका हुआ है। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है ये शुरुआत में d था, अब हम उसे x मान लेते हैं क्योंकि d लगातार घट रहा है और घटते घटते कभी ना कभी ये x हो गया, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ये x हो गया, ठीक। ये लंबाई l है और कहा जा रहा है कि x बहुत छोटा है l से। आपको कैसे पता? अरे जब इनिशियल डिस्टेंस ही l से बहुत छोटी दी गई थी, d वेरी स्मॉलर देन l, तो x तो वैसे ही बहुत छोटा होना है। तो अब इनके बीच में जो सेपरेशन आएगा उसकी वजह से जो फोर्स है वो कितनी लिखी जाएगी? तो फोर्स के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इधर हो रहा है और यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इधर हो रहा है और mg का जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है और टेंशन का जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, जिसके कारणवश आप टेंशन का एक कंपोनेंट इधर और टेंशन का एक कंपोनेंट इधर बनाते हैं। इसे आप t cos थीटा लिखते हैं और इसे आप t sin थीटा लिखते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए? कुछ खास नहीं, बस इतना ध्यान दो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का क्या सीन है वो भी ध्यान दो। कहा जा रहा है t cos थीटा इक्वल टू mg होना चाहिए, ठीक। स्लोली नीचे आ रहे हैं, इस वजह से इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। t sin थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा भी कुछ है, ठीक है, अच्छी बात है। इनको डिवाइड कर लीजिए। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो t से t कट जाएगा, हमारे पास आएगा बेटा tan थीटा
और tan थीटा की जगह आएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और फिर पहले पे चार्ज q तो दूसरे पे भी चार्ज q डिवाइडेड बाय बीच का सेपरेशन x का स्क्वायर, ये बन गया। अब आपको एक बात पता है कि उसने कहा है कि x बहुत छोटा है l से, x बहुत छोटा है l से, ठीक। ये दूरी कितनी है बेटा x/2। अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालने जाएं तो tan थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x/2l, ये बनने वाली है। तो आप tan थीटा की जगह वैल्यू प्लेस कर दीजिए x/2l इक्वल टू 1/mg 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ठीक है। अच्छी बात है, समझ भी आता है, प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। आगे देखें क्या हो रहा है। अब x को इधर भेज दें तो ये बन गया x की पावर 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/mg 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ है q स्क्वायर। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे d/dt ऑफ x क्यूब इक्वल टू 2/mg इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। इसके आगे सॉल्व करने जाओ तो डिफरेंशिएट करो, इन्हें भी तो डिफरेंशिएट करना था d/dt, तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। 3 बाहर आया, x की पावर 3 - 1 इंटू, ध्यान से सुना, इसके बाद लिखा गया dx/dt इक्वल टू ट्वाइस बाय mg इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है। और 2 बाहर आने के बाद लिखा गया q और dq/dt, ऐसे लिखा गया, ठीक। dq/dt कांस्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, dq/dt कांस्टेंट टर्म है, और dx/dt तो वेलोसिटी है, तो ये बन गया हमारे लिए वेलोसिटी। तो ये हो गया 3x स्क्वायर वेलोसिटी है 2/mg इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू q इंटू सम कांस्टेंट c, ये भी जो भी है। तो वेलोसिटी का जो टर्म है वो है 2/mg इंटू 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq/dt कांस्टेंट था वो इधर आ गया, 3 नीचे आ गया, ठीक है। और फिर ये रहा q और ये रहा x की पावर 2, ये इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ रहा है। अब इसको अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो कर रहा है ये q पर और एक कर रहा है बेटा x पर। तो अगर q भी x का फंक्शन हुआ तो सवाल का आंसर गलत आएगा, वरना अभी तो दिखाई दे रहा है v इज प्रोपोर्शनल टू 1/x², पर अगर q भी x पर डिपेंड करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो देख लेते हैं q x पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे नहीं करता है, वो भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मेरी बात इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना इस बात को। जरा इस इक्वेशन को ही उठा लो यहीं से, है क्या लिखकर दे रहा है, ये सवाल लिखकर दे रहा है कि ये सारा टर्म कांस्टेंट है, खत्म कर दो, ये टर्म कांस्टेंट है, खत्म कर दो। तो q स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर क्यूब, तो q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, यही तो है ना, x की पावर 3/2। तो ये सब कांस्टेंट है, जाने दो। तो v इज प्रोपोर्शनल टू q है, तो q की जगह क्या लिखोगे x की पावर 3/2, और यहाँ क्या लिखोगे x की पावर 2। इन्हें सॉल्व कर लो, क्या लिख रहे हो x की पावर 3/2 - 2, ऐसा ही तो बनेगा ये, तो -1/2 बनता है, तो x की पावर -1/2 फॉर्मूला बन सकता है। यहीं से अगर तुम दूसरी चीज देखना चाहो कि और कहीं से हम सोचेंगे इसके विषय में, तो और कहीं से भी इसके विषय में सोच सकते हो। देखो कैसे सोच सकते हो, समझना। अगर यहाँ पर साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्स के बराबर हो जाए, ये चीज यहीं से देख लो जो हम लोगों ने निकाला हुआ था, तो मेरे हिसाब से इसकी जगह लिखो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू
q की जगह लिखेंगे x की पावर 3/2, नीचे लिखेंगे x की पावर 2 और सॉल्व करके आ जाएगा x की पावर 3/2 माइनस का 2, x की पावर -1/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हमने निकाली, बेसिक आइडिया, बिल्कुल सरल सवाल है। चलिए आगे देखिए अगला। कह रहा 2 पॉजिटिव आयंस हैं, हर एक आयन चार्ज कैरी कर रहा है q और वो d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, F उनके बीच का फोर्स है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दोनों से मिसिंग हैं। एक बात देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की जगह D दिया हुआ है तो उसे D स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। क्वांटाइजेशन का लॉ याद करो, Q इक्वल टू क्या होता था, NE, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NE इंटू NE अपॉन D स्क्वायर। अब यहां से n स्क्वायर को अकेला कर लो, n स्क्वायर के टर्म आएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। तो n का जो टर्म आएगा उसे लिखा जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर बाय E स्क्वायर। अब चेक कर लो, ये ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला मैच कर रहा है, ठीक, बेसिक है, सस्ता सवाल है। आगे देखें, चार्ज Q is placed at a center of line joining two equal charges Q, the system of the equilibrium charges will be। देखो क्या है सीन, ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, क्लास लेक्चर्स में ही हम लोगों ने किया है, आप आरटी अकेडमी या साउथ सिटी पीसीएमबी दोनों ही चैनल्स पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है Q और यहाँ पर भी क्या रखा हुआ है Q, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, व्हाटएवर जो भी, हम L मान लेते हैं, दिया नहीं है। तो लॉजिकली जो इक्विलिब्रियम आता है वो मिड पॉइंट पर आता है। ये पहला इक्विलिब्रियम का सवाल होता था, जब दोनों कोने वाले चार्जेस सेम नेचर के और बराबर मैग्नीट्यूड के होते थे तो इक्विलिब्रियम बीच में मिलता था, ठीक। अब इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज से ला रहे हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इक्विलिब्रियम का कोई असर नहीं पड़ता, ये प्लस है कि माइनस है, इसके इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ता। और आंसर जो इसका आता था वो Q/2 आता था। किस तरह सोच सकते हो कि मान लो तुम इसे पॉजिटिव लाए तो लेफ्ट वाले ने इसे राइट में रिपल किया और राइट वाले ने इसे लेफ्ट में रिपल किया, तो जब आप इसका फोर्स देखोगे तो कैसे लिख रहे होगे, ध्यान से देखना। हम अभी नहीं जानते हैं कि कितने कितने चार्जेस हैं क्या है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं x और ये दूरी L-x है। तो एक जगह फोर्स लिख रहे होगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर, और दूसरी फोर्स लिख रहे होगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L-x का होल स्क्वायर। ये कटा और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई L-x का होल स्क्वायर, रूट लगा दो, x इक्वल टू L-x, तो x की वैल्यू आ गई L/2, यानी कि मिड पॉइंट पर तुम्हें इक्विलिब्रियम मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम की बात कि इस पूरे इक्विलिब्रियम ढूंढने में थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड का कोई लेन देन नहीं था। देखो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम क्या आएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हम ये चार्ज कितना ला रहे हैं या फिर ये किस नेचर का ला रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है तो थर्ड चार्ज का क्या नेचर है वो मैटर करता है। जैसे ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया साहब, इसका अगर एक तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये प्लस और ये प्लस तो लॉजिकली रिपल कर रहे होंगे, तो इसे अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। नेट फोर्स 0 होगी, इसका मतलब इसे नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मेरे काम के नहीं है, ठीक। तो माइनस वाले मेरे काम के, तो चेक कर लेते हैं भाई इसे। तो रिपल्शन है, उस रिपल्शन की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोने वाला चार्ज कोने वाले चार्ज को रिपल कर रहा है, बीच की दूरी L है, और इन दोनों की फोर्स देखोगे तो लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L/2 का होल स्क्वायर। Q कैंसिल, ये कैंसिल, और L स्क्वायर कैंसिल, तो Q की वैल्यू बन गई 4Q, तो Q की वैल्यू आ गई Q/4, पहला तो नेगेटिव और दूसरा Q/4, यानी कि ऑप्शन ए विल बी वेरी मच करेक्ट। 2013 में पूछा गया, 1995 में भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, रिपीट किया गया है। क्लास का क्वेश्चन है, हम लोग अपने लेक्चर में करते हैं ये। अगला देखो क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज है q, जिसको रेस्ट पर रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसको रिलीज कर दिया गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0।
द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस। देखो 1998 में पुराना क्वेश्चन है, पर इसको करने के दो तीन तरीके हैं, जल्दी से सीख लेते हैं क्या है। काइनेटिक एनर्जी गेन की कितनी ये पता करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो बस ये कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेनी है। एनीहाउ इनिशियल वेलोसिटी जो क्वेश्चन में है वो 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके काम कर रहे हैं। और अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो फोर्स लग रही होगी वो Q टाइम्स E होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो QE/m यानी फोर्स अपॉन मास के बराबर होगा। तो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा उसके लिए थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए ऐसा किया जा सकता है। v हमें पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू QE/m है, और उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल की है वो क्वेश्चन में दिया है y है, तो v² की वैल्यू मिल गई। तो हमारे लिए v² जो है वो है 2QE/m × y। तो जो काइनेटिक एनर्जी भाई साहब गेन करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी ½ mv²। हमने लिखा ½ m की जगह m और v² की जगह 2QE/m × y। 2 से 2 m से m कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा QE/y। क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो जो काइनेटिक एनर्जी आज इसके पास है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की है। आप चाहें तो QEY पर टिक मार दे और कहें ऑप्शन A+ ही करेक्ट है। ठीक, अच्छी बात है। कोई दूसरा तरीका भी है इसको करने का, बहुत सारे और तरीके हैं, एक और तरीका देख लो। आप जानते हो कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है कि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर था, तो खेल खत्म, यानी कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो ही हमारा वर्क डन है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन F × d होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन फोर्स की जगह QE और डिस्प्लेसमेंट की जगह y, तो आंसर फिर से QEY आता है। इसके बाद एक और तरीका है शानदार सा, उसको अगर देखना चाहो तो वो ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं बेटा V/d। मैं माइनस माइनस नहीं ले रहा हूँ, नेगेटिव ग्रेडियंट नहीं बता रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो इस तरह से सोच लो, अब V या पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इज E × d, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम चार्ज का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज जो है वो वर्क डन बन जाती है। तो जो वर्क डन निकाला जाएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड × चार्ज × डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट सवाल में क्या कह रहा है y, और दुनिया जानती है जो वर्क डन करे उससे काइनेटिक एनर्जी ही तो आई, तो फिर से QEY। तो दो तीन तरीके हैं, जिस तरह से आप सोचना चाहें सवाल को उस तरह से सोच लें, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें, और चाहे काइनेमेटिक्स लगा लें, और चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगा लें। तीनों तरीकों से सवाल आसानी से हो जाएगा। हमारा लाइनर क्वेश्चन है, फिलर टाइप मटेरियल। अगला सवाल देखें, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है 1994 में। नीट अभी भी ऐसा ही है जो बहुत घुस के गहराई में नहीं पूछता है, कॉन्सेप्चुअल बातें पूछता है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिगर फलाना नंबर दिए, उसमें लाइन ऑफ फोर्सेस बना के दिए और Q1 Q2 चार्जेस दिए, और बता रहा है कि Q1 और Q2 के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेसिक प्रॉपर्टी याद करो, अगर चार्ज प्लस है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनटू इंफिनिटी। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इंफिनिटी से आते हुए नेगेटिव चार्ज में घुसते हुए दिखाई देगी। मेरी समझ में यही बेसिक प्रॉपर्टी थी। जरा इसमें देखो, चार्ज के अंदर घुसती हुई है क्या, हाँ, मतलब ये आ गई नेगेटिव। इसमें देखो चार्ज के अंदर घुसती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, हाँ, यानी ये भी नेगेटिव है। बोथ आर नेगेटिव, सी ऑप्शन करेक्ट, चमकदार सी आंसर ठीक है। 3 point charges Q minus 2Q and Q are placed at 10 time 10 time। ये सवाल तो डाइपोल का है। देखो, किसी को मैं x बोल दे रहा हूँ, किसी को मैं y बोल दे रहा हूँ, और z में कुछ भी रखा नहीं है। तुम सवाल को अगर ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ भी Q चार्ज z पे नहीं रखा है, यहाँ भी z पे कुछ नहीं रखा है, और यहाँ भी z पे कुछ नहीं रखा है। बाहर में जाओगे तो 0 पर कह रहा है -2Q रखा है, और A पर कह रहा है कि Q रखा है, और Y में भी जो A है उस पर भी इन्होंने क्या रख दिया बेटा, Q चार्ज।
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस -2q को खत्म कर दो, यहाँ -q लिखो और यहाँ -q लिखो, तो एक डाइपोल ये बनता है और एक डाइपोल ये बनता है। एक स्टैंडर्ड क्लास रूटीन लेक्चर का क्वेश्चन है बताइए। एक डाइपोल मूवमेंट यहाँ, एक डाइपोल मूवमेंट यहाँ, भाई अपनी जगह आ जाए, दूसरा वाला जाएगा ऊपर। ये तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा वो तो इनके सम से आएगा, वेक्टर सम से। पहला वाला डाइपोल मूवमेंट लिखा जाएगा q इंटू ए और दूसरा वाला डाइपोल मूवमेंट लिखा जाएगा q इंटू ए। 90 डिग्री पे ये दोनों है, तो जो p नेट आएगा वो आएगा √2q इंटू ए। √2 लगाना जरूरी है, उसका कारण ये है कि जब आप p नेट निकाल रहे होगे तो इसको लिख रहे होगे √p² प्लस p², 2pp cos 90 0। तो बेसिकली √2qa सब कुछ सही है। along the line joining points x equal to a, y equal to a, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, मैच कर गया। चलो अगला देखो, एक पॉइंट है q lies on the perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment p। आपके पास डाइपोल मोमेंट है ऐसा, जिसको आप कह रहे हैं भैया ये p है, तो आप इसको p बना दीजिए, p। और एक कह रहा है इसके इसके इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बहुत दूरी पर कोई चार्ज रखा है q। इस डाइपोल मोमेंट की वजह से इस चार्ज पर जो फील्ड आ रही होगी वो फील्ड कैसे वेरी करती है। अगर ये दूरी r है तो इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, दैट इज kp/r³, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे डिपेंड करती है 1/r³ पर। तो 1/r³ का है, 1/r³ का है, 1/r³ ये डाइपोल मोमेंट पे डायरेक्टली और r³ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल 30 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड से रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, एक टॉर्क दे रखा है, डाइपोल की लेंथ दे रखी है, चार्ज पूछ रहा है। कबाड़ी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा और P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू D, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को ही बच्चों डाइपोल लेंथ भी बोला जाता है। ठीक, देखो टॉर्क 4 न्यूटन मीटर का दिया है, चार्ज हमें पता नहीं है। डाइपोल की जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, हम सेंटीमीटर में बात नहीं करते हैं, सब SI में लेना है। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 2 × 10⁵ है और sin थीटा sin 30 1/2 है। तो इस तरह से 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 10⁻⁻2 10⁵ यानी 10⁻+3 बचा सकते हैं। तो जब आप इस 2 से इसको काट दो तो ये बचा। तो चार्ज की जो वैल्यू आएगी बेटा वो तुम्हारे लिए आएगी 2 × 10⁻³ यानी कि 2 मिली कूलम्स। बी ऑप्शन करेक्ट है। डाइपोल P किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उस पर कितना टॉर्क लगेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल फॉर्मूला है ना, कि टॉर्क अगर लग रहा है किसी डाइपोल पर तो वो लग रहा है P क्रॉस E। कितना लग रहा है, P क्रॉस E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी सेंटर पर, ये आर्क है सेमी सर्कल, यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं है, यही तुम्हारी आर्क है, इस आर्क की वजह से सेंटर पर कितना फील्ड आएगा ये पता करना है। इसकी रेडियस a है, तो इसके लिए एक सिंपल सा डेरिवेशन कर लो बेटा, काम का है। ध्यान से देखो, ये सेंटर है और इसकी रेडियस मान लो a, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो ध्यान दो, यहां से थीटा पर जाओ और डी थीटा का एलिमेंट ले लो, थीटा पर जाओ और डी थीटा का एलिमेंट ले लो। ठीक, डी थीटा का एलिमेंट लेने पे यहां जो लंबाई मिलेगी वो आर डी थीटा, क्योंकि आर नहीं ए है तो वो ए डी थीटा बन जाएगी, और जो छोटा सा चार्ज डी क्यू बनेगा वो लैम्डा ए डी थीटा बन जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम निकालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, जिसको तुम डी ई बोलोगे, और डी ई का फॉर्मूला बनेगा
1/4πε0 छोटा सा चार्ज d क्यूब विच इज लैम्डा a d थीटा और बीच का डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है a स्क्वायर। आप ये dE है, अब इस dE के कंपोनेंट्स भी बना लेने चाहिए। कंपोनेंट्स इस तरह कि इधर और इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि डायमीटर पे और यहाँ ये कंपोनेंट कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे, सिर्फ यही कंपोनेंट मिलता है। सबने ये क्लासरूम में कर रखा है, हमारे लेक्चर्स में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। मैं सिर्फ रिवीजन में क्विकली बता रहा हूँ। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो बेसिकली ये साइन थीटा है। तो हमारे लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है ई नेट, वो आने वाली है इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। डी ई की वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज 1/4πε0। अच्छा, ए से ए को निपटा दीजिए, तो वहां से लैम्डा अपॉन ए भी बाहर आ जाएगा और साइन थीटा डी थीटा को आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके पाई तक। उसका लॉजिक है कि 0 से पाई तक ये हमारी हाफ रिंग है। लैम्डा अपॉन 4πε0 ए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल बी माइनस कॉस थीटा 0 to पाई। इस माइनस को हम उठाएं, यहां से खत्म करें, और माइनस को बाहर ले लें, तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा 1/4πε0 और उसके बाद a, फिर यहाँ लिखा जाएगा बेटा cos पाई, माइनस बाहर रहने दो, और माइनस cos 0। ध्यान से देखें, cos पाई -1 होता है, cos 0 +1 होता है। इस माइनस को खत्म करोगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो अंदर बचेगा 1 1 2, तो यानी 2 लैम्डा बाई 4πε0 a, 2 से 2 कैंसिल, तो ये रहा। अगर आप इसका आंसर ढूंढने जाएंगे तो लैम्डा बाई 2πε0 a ये आंसर होगा सी। और बेसिकली 2 के लैम्डा बाई d इसका आंसर होता है, तो कोई बहुत चमत्कार की बात नहीं। इफ यू हैव लर्न द फॉर्मूला तो डायरेक्ट 2 के लैम्डा बाई d आपको याद होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है, मैंने उसको बस करके आपको दिखा दिया, अदरवाइज ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड a इफ अ पॉइंट ऑफ चार्ज q इज एट वन कॉर्नर। तो ठीक है, क्यूब बना लो पहले। तो देखो एक क्यूब ये है, सॉलिड स्टेट सबने पढ़ा है, सबको सॉलिड स्टेट के बारे में जानकारी है। यहाँ पर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है, क्यूब है, तो यानी सारी साइड सारे एंगल सब कुछ बराबर है। यहाँ पे चार्ज है क्यू। फ्लक्स जो होता है बेटा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, वो होता है क्यू एनक्लोज्ड। टोटल चार्ज नहीं, कितना चार्ज सरफेस के अंदर है उससे मतलब होता है। किसी भी मटेरियल को, किसी भी स्फेरिकल बॉडी को अगर किसी रूम के कॉर्नर पे रखा जाएगा तो उस स्फेरिकल बॉडी का 1/8 पार्ट हमारे रूम को कंट्रीब्यूट करेगा, अंदर आएगा, यानी Q/8ε0। बी ऑप्शन करेक्ट, एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है। ठीक, अगला देखिए क्या कह रहा है। किसी क्यूब के सेंटर पर कुछ चार्ज रखा हुआ है, किसी एक सरफेस से कितना चार्ज, कितना फ्लक्स जाएगा। ये सवाल भी एनसीईआरटी में गिवन है और पूछा गया क्योंकि सवाल है, तो करना तो फिर हमें होता ही है। ये क्यूब बना लीजिए यहाँ से आप इसको फटाफट से, है ना। ट्राई की कुछ खास जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिए कि सवाल कैसे लग रहा है। ये अगर ये क्यू चार्ज बिल्कुल सेंटर पे रखा है तो लॉजिकली सेंटर क्यूब के लिए सिमेट्रिक, सेंटर से कोई भी फेस नॉन सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि साइज सारे फेसेस का सेम है। उसका लॉजिक ये है कि उन्होंने क्यूब बोला हुआ है तो सारे साइड, सारे एंगल, सारे एजेस, सारे एरिया सब बराबर, तो सब आइडेंटिकल। इसका मतलब इस क्यूब, इस चार्ज से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो जितना सामने वाली सरफेस पे होगा उतना पीछे वाली सरफेस पे होगा, उतना लेफ्ट वाली पे होगा, उतना राइट वाली पे होगा, उतना ऊपर होगा, उतना नीचे होगा। तो 6 की 6 सरफेसेस पे बराबर का फ्लक्स जा रहा है, यानी जितना टोटल फ्लक्स आ रहा है उस टोटल फ्लक्स का 1/6 किसी एक फेस से जा रहा है। तो अगर टोटल फ्लक्स देखने जाओ तो वो तो गॉस लॉ कहता है Q/ε0 होता है, और अगर ये किसी एक फेस से देखने जाओ तो वो तो 1/6 ऑफ नेट फ्लक्स आने वाला है, यानी मेरा आंसर Q/ε0 इंटू 1/6 आने वाला है। तो 1/6 है क्या कहीं, जवाब होना तो चाहिए यार। अरे Q/ε0 की जगह ये सब क्या लिख दिया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओहो, बड़ा खतरनाक लिख दिया यार। क्या किया जाए, 2 4π से 4π कैंसिल, तो ये क्या बच रहा है बेटा Q/6ε0। अरे ये छुपा कर दिया है, बी करेक्ट है, ये 4π 2π ड्रामेबाजी है ना, ऑप्शन
ऑप्शन हमने निकाला, हमें मैच किया, बी का मैच कर दिया और आंसर करेक्ट आ गया। ठीक, थोड़ा सा बुद्धू बनाओ निंजा टेक्निक चलाई उन्होंने। आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये देख लेते हैं। कह रहा है दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है और उन्हें 2r डिस्टेंस पर फ्री स्पेस में रख दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में निकालनी है। इस सवाल में बड़ी गड़बड़ हो सकती है बच्चों से, क्योंकि सवाल के ऑप्शंस जो दिए हैं वो खतरनाक दिए हैं। आप देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्लस लैम्डा है, इनफाइनाइट वायर है, माइनस लैम्डा है, इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर की फील्ड जो होती है वो याद होनी चाहिए, दैट इज 2k लैम्डा बाय d, 2k लैम्डा बाय d। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेटा 2r है और इसके मिड पॉइंट पर फील्ड पूछ रहा है, यानी ये डिस्टेंस भी r है और ये डिस्टेंस भी r है। क्योंकि ये प्लस है तो इसकी फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और ये माइनस है तो इसकी फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो लॉजिकली दोनों फील्ड्स ऐड होने वाली हैं। दोनों फील्ड ऐड होंगी तो E नेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स 2k लैम्डा बाय r। अब ये हो गया 4 और k की जगह पे आप वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। 4 से 4 कैंसिल, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आपका डी ऑप्शन धमाकेदार डी इज करेक्ट। इस तरह से 2019 नीट का सस्ता सवाल अगर फॉर्मूला भी याद है तो भी वो विद इन 10 सेकंड्स हो जाएगा इफ यू नो द फॉर्मूला वेरी करेक्टली। इसकी डेरिवेशन भी कराई जा सकती है और तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न द फॉर्मूला 2k लैम्डा बाय d फॉर स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। काम खत्म। प्लस चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, माइनस की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, इतना याद रखना है। आज के नीट के पीवाईक्यूज यहां रोके जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज हमने किए, कुछ और चैप्टर्स के नीट के ही पीवाईक्यूज अगले लेक्चर्स में हम लेकर आएंगे, जिसमें आपको नीट के पीवाईक्यूज करने में बहुत बेनिफिट होगा। आपको पता चलेगा कि सवालों को फॉर्मूले के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी कैसे करना है, एक्यूरेसी भी बरतनी है और बहुत शॉर्ट टाइम में काम कंप्लीट भी करना है। फिलहाल साउथ सिटी पीसीएमबी में आज विदा लेने के वक्त है। फॉलो करते रहिए साउथ सिटी पीसीएमबी को, सब्सक्राइब करिए यार, आपको बहुत बेनिफिट होगा नीट के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में। मिलेंगे अगले लेक्चर में और पीवाईक्यूज के साथ। टिल देन थैंक यू।